जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम बाबा रामदास है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो आज साहब मेरे एक मित्र, एक मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोअर का फ़ोन आया मुझे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वैसे मैं ये वीडियो उनकी परमिशन से बना रहा हूँ। जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि आपने मुझे मेरी अगली वीडियो का मसाला दे दिया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास 2 मिनट का समय है, मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। मैंने कहा करो। हम तो ठलुए हैं, हमें तो काम ही कोई नहीं है, हम तो लोगों से बातें ही करते हैं सारा दिन। तो उन्होंने बताया कि साहब वो बिहार के रहने वाले हैं। तो मैंने कहा भैया हम भी बिहार के हैं। तो कई लोगों को लगता है कि नहीं हम तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नहीं साहब, मेरा एक मानना है कि एनीथिंग बियॉन्ड लखनऊ इज बिहार। ओहो, अरे रुक जाओ यार, ये अरे कोको, ओहो सब यहाँ पे भी एक नए कोको आ गए। इधर मैं परिचय करा दूं, ये है साहब नए कोको। ये इनका परिचय ये है कि ये एक दिन गांव में मुझे टहलते हुए मिल गया। रुक जा मांझा, अच्छा। और ये छोटे से हैं, इज वेरी 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 प्लेफुल। ओहो बस बस बस, एक अगली वीडियो साहब इन्हीं के ऊपर बनानी है, ये और एक रानी और उसके 3 बच्चे। ओ बस 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 बस, अब नहीं। तो साहब तो अब मैं कोको नीचे उछलते रहेंगे और मेरी गोदी में चढ़ते रहेंगे, मैं वीडियो बनाता रहूंगा। मेरे देखिए मेरे हाथ में पकड़ लिए तार। अब मुझे काम कर लेने दो, मुझे काम कर लेने दो। तो साहब कोको मेरी गोदी में चढ़ने की असफल कोशिश कर रहे हैं। तो साहब उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैंने बोला कि भैया मैं भी बिहार का हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपने जीवन का लगभग 16 साल दिल्ली के मुखर्जी नगर में बिताया है। और मेरी मुखर्जी नगर वाली वो तमाम वीडियोस जो मैंने यूट्यूब पे बनाई हैं कि मुखर्जी नगर का सच, कोचिंग्स का सच, ये कोचिंग्स कैसे स्टूडेंट्स का दोहन करती हैं और कैसे उनको किल करती हैं, मैंने इस पर एक सीरीज़ बनाई है, पिछले साल बनाई थी। तो वो आप देखिएगा। तो वो बता रहे थे कि आपने जो कुछ उस सीरीज़ में बताया वो तो बहुत कम बताया है। असल कहानी उससे भी ज़्यादा घिनौनी और विभत्स है। तो साहब वो सारी बातें उनसे हुई। तो वो थोड़ा-सा कुछ परेशान, कुछ फ्रस्ट्रेट रहते हैं, क्योंकि 15-16 वर्ष तक जो है यूपीएससी की तैयारी करने के बाद भी जब आपको सफलता न मिले तो आदमी थोड़ा-सा हताश, निराश हो ही जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि पहले ये बताइए, अब आप क्या करते हैं? तो वो भोजपुरी में बोले कि अरे हम घर ही रहीला। तो मैंने कहा यार सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये कोई भोजपुरिया, जिसे हम पंजाब में जैसे भैया कहते हैं ना, मैंने कहा ये हमारा जो कोई भोजपुरिया बिहारी जब ये वर्ड बोलता है ना कि हम घर ही रहीला, भैया मैं घर पे ही रहता हूं, तो उसका उद्देश्य आशय क्या होता है? तो वो ना थोड़ा सा गोलमोल बतियाने लगे मुझे। तो मैंने कहा ऐसा न भैया, हमरो घर गाजीपुर हो, हम खूब समझत है, हम खूब जानीला कि ई जे कहेला कि हम घरे रहीला वो क्या करता है, पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो वो बड़ी जोर जोर से हंसने लगे। तो तभी मैंने कह दिया कि मुझे आज आपने जो है ना मेरी अगली वीडियो का विषय दे दिया है, और अगर आप माइंड न करें तो मैं इस पे वीडियो बनाऊं। उन्होंने बोला जरूर बनाइए, बल्कि मैं आपको उसके लिए बहुत सारे इनपुट्स दूंगा। तो भाई साहब बात चक्कर पता है क्या है कि एक तो साला भोजपुरिया जब कहे कि हम घरे रहीला, तो पक्का मान जाइए कि वो एक नंबर का नल्ला निठल्ला बेकार आदमी, बेकार इन द सेंस काम नहीं कर रहा। जो ये बोलते हम घरे रहीला, इसका मतलब साला तो मैंने उनसे स्पष्ट पूछ लिया है, वो सब छोड़ो, मतलब क्या करते हो? बोला हमारी माता जी को डायबिटीज है। अरे मैंने कहा साले डायबिटीज है तो उसमें तुम क्या करोगे? तुम्हारे पिताजी बीमार रहते हैं तो तुम कौन सी एमबीबीएस एमडी की हो जो तुम करोगे? तुमको क्या काम है? अरे तुम्हारे बाप बीमार है, उनके बहाने तुमने ठल्ले वेले नल्ले घर पड़े हो। तो हंसने लगे।
तो मैंने उनसे स्पष्ट पूछ लिया कि आपकी आज की तारीख में क्या आमदनी है, तो एक को पैसा की आमदनी नहीं है, एक को पैसा नहीं कमाते हैं। इसको कहते हैं विशुद्ध भाषा में, भोजपुरिया लैंग्वेज में, कि हम भैया घरे रहिला। जो घर पे रहे साला एक को पैसा न कमाए, और जिसको आम दिल्ली वाली भाषा में कहते हैं एक नंबर का नल्ला। और तब दुर्भाग्य से हमारे यूपी में ऐसे हजारों नहीं लाखों लड़के मिलेंगे जो कि घरे रहिला, एक को पैसा नहीं कमाते हैं और पैरासाइट बन के घर पे पड़े हैं। उसमें से 99% की ने शादी तक कर ली है, इन साहब ने भी कर ली है, इनके 2 बच्चे हैं। खैर साहब, उनसे बातें करते 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 मुझे वो तमाम, मेरे जीवन में वो तमाम युवक जो इस तरीके से घर से कलेक्टर आईपीएस बनने के लिए घर से चले थे, बाप ने गेहूं चाउर सरसों बेच के, जौ बजड़ा बेच के उसकी पढ़ाई को स्पॉन्सर किया, साल 2 साल 4 साल, और वो दिल्ली में मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में जो है तैयारी के नाम पे साल 2 साल 4 साल, और कुछ केसेस में तो 10 साल 15 साल, जैसे खुद जिन भाई साहब ने मुझे फ़ोन किया था वो खुद 16 साल मुखर्जी नगर लगा के गए। और ऐसे मैं बीसीओ लोगों को जानता हूँ जो इधर उधर, इलाहाबाद एक बहुत, प्रयागराज हो गया। अब प्रयागराज हमारे भोजपुरियों का सबसे फेवरेट तैयारी कंपटीशन देला, जो है ना गाना बलेसर वाला, कि बीए पढ़ के राजा कंपटीशन देता, तो वो कंपटीशन का तैयारी करने का जो सबसे फेवरेट प्लेस हुआ करता था, वो एक ज़माने में प्रयागराज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुआ करता था। आजकल मुखर्जी नगर इधर उधर है। तो भैया ऐसा है कि मैंने इनसे पूछा कि अच्छा ये बताओ, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, कलेक्टर बनने घर गए थे घर से, तो प्लान बी भी कोई था? तो कहते भाई साहब यही गलती दादा, यही गलती हो गई कि कोई प्लान बी नहीं बनाया। तो मैंने पूछा क्यों नहीं बनाया? तो बोला इतनी अकल ही नहीं थी। मैंने कहा यार, साल 2 साल 4 साल संघर्ष करने के बाद, तैयारी करने के बाद, तब तो अकल आ जानी चाहिए कि भैया अब अगर इसमें नहीं हो रहा है तो आखिर मैं जीवन में अन्य क्या करूंगा। तो मुझे तो उससे बात करते करते एक बात समझ में आई। मैंने कहा यार एक बात बताओ, मैंने ओलंपिक लड़ने जाते हो, ओलंपिक का गोल्ड मेडल तुमको जीतना है, तो भैया पहले डिस्ट्रिक्ट चैंपियन तो बनोगे ना, कि सीधे ओलंपिक में ही जाओगे? अरे भैया पहले डिस्ट्रिक्ट खेलोगे, फिर स्टेट खेलोगे, फिर नेशनल जीतोगे, नेशनल चैंपियनशिप में जब मेडल लाओगे तब जाके ना छोटी मोटी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते करते ओलंपिक पहुंचोगे। ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई करोगे, तब आपको ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। आजकल डायरेक्ट, ज्यादातर गेम्स में डायरेक्ट आप नहीं ओलंपिक चले जाते, ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स होते हैं, तब आप ओलंपिक पार्टिसिपेट करते हो। जीतना तो फिर भी आगे है। अभी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में पहले क्वालिफाई करना पड़ता है, उसमें मेडल जीतोगे तब ओलंपिक में जाने के अब आप पात्र हुए हैं। तो भैया ये यूपी सरकार को भी मुझे ऐसा लगता है कि एक पात्रता ये भी रखनी चाहिए कि भैया तुम स्टेट और नेशनल लड़के आए हो तब जाके ओलंपिक में पार्टिसिपेट करो। तुम कम से कम कोई एक सरकारी नौकरी का कोई मतलब एग्जाम, कोई सरकारी स्कूल की मास्टरी, कोई क्लर्की, कोई सब इंस्पेक्टरी, कोई असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ का, जो इन लोअर लेवल के एग्जाम्स को क्वालिफाई कर चुके हैं, पास कर चुके हैं, वही यूपीएससी में अपीयर होंगे या वही पात्र होंगे। सरकार को यह नियम बना देना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि एक तो नकली माल
जो अपने बाप को सिर्फ बेवकूफ़ बना के, भोले भाले बाप को बेवकूफ़ बना के जो ये तैयारी के नाम पे जो पड़े हुए हैं ना कोचिंग नगरियों में, एक तो ये थोथा माल छंट जाएगा और हमारे युवाओं के लाखों नहीं करोड़ों मैन आवर्स, उनके प्रोडक्टिव ईयर्स बच जाएंगे और उन सबके पास एक प्लान भी रहेगा ना कि चलो भैया कलेक्टर नहीं हुए, आईपीएस एसपी साहब नहीं बने, तो कम से कम डिप्टी एसपी तो हो ना, सब इंस्पेक्टर तो हो, यूपी पुलिस के सिपाही तो हो ना। चलो नहीं आईपीएस बने, यूपी पुलिस के सिपाही तो हो ना। तो मुझे उनसे बात करते करते ये मन में विचार आया कि किसी एक लेवल का एग्जाम पास करने के बाद ही यूपीएससी में अपीयर होने की पात्रता देनी चाहिए सरकार को। और ये जितने एस्पायरेंट्स हैं, या सिर्फ यूपीएससी के एस्पायरेंट्स नहीं, कोई भी सरकारी नौकरी के लिए यदि आप प्रयासरत हैं, आप सपना ले रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें अगर समय और अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, तो भैया प्लान बी तैयार रखो। नहीं तो इसी तरह माँ बाप के और अपने लाखों रुपए और अपनी जवानी इन कोचिंग नगरियों में गला के जब घर जाओगे तो फिर किंग कर्तव्य विमूढ़ होके बैठोगे कि भैया करूं क्या अब। हालांकि एक बात बताऊं मैं आपको, ये जितने लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते ये सभी नल्ले नहीं होते। मैं एक बार मनाली में था तो वहाँ पे 4-5 एस्पायरेंट्स का एक ग्रुप मेरे पास छुट्टियां मनाने आया था। तो मेरी उनसे बात हुई, वो 4 या 5 स्टूडेंट्स थे। तो मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा आप लोगों के पास प्लान बी होता है? तो उन सब ने कहा कि हाँ प्लान बी होता है, सबके पास होता है। और सब जो है कहीं ना कहीं तो एडजस्ट हो ही जाते हैं लाइफ में। और जो कहीं जॉब नहीं भी पाता है तो वो कम से कम 1-2 लाख रुपया महीना कमाने लायक तो हो ही जाता है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी हमें इतना तो सिखा ही देती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वो लोग दिल्ली में एस्पायरेंट्स जो है दिल्ली में 1-2 लाख रुपया महीना कमा रहे थे, वो जितने भी लोग थे। और तो उसमें एक ऐसे सज्जन थे जो कि 3 बार इंटरव्यू में अपीयर हो चुके थे और तीनों बार असफल रहे थे। 3 बार इंटरव्यू मतलब 3 बार अगले ने मेंस लिखा और 3 बार मेंस क्लियर किया ना, चौथी बार इंटरव्यू में नहीं, मतलब इंटरव्यू में बाई चांस नहीं हो पाता था उनका। तो वो थोड़े से हताश निराश भी थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा इतनी असफलताओं को हैंडल कैसे करते हो? तो मुझे याद है ही वॉज अ क्वाइट ब्रेव बॉय एंड उन्होंने मुझे बताया कि जो है वो नहीं, वो उन्होंने असफलता को हैंडल करना सीख लिया था। एंड वो अभी भी शायद प्रयास में लगे हैं, परंतु उनका प्लान भी बहुत चौचक था और वो ही वॉज डूइंग वेरी वेल। तो अगेन कि सब भैया सरकारी नौकरी की आशा में घूमने वालों, सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत सभी युवक अपना प्लान बी तैयार रखिए। और इस सरकार की मंशा ये जो लोअर ग्रेड की सरकारी नौकरियां हैं इनको ख़त्म करने की है। बहुत ज़रूरी सरकारी सेवाएं ही अब इस देश में रहेंगी और बाकी लोगों को सरकार ठेके पे रखेगी, क्योंकि सरकार ये समझ चुकी है कि पक्की सरकारी नौकरी वाला काम नहीं करता, उससे काम लेना बहुत मुश्किल होता है। और अगर उसी को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, ठेके पे रखते हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतर काम लिया जा सकता है। ये सरकार की एक पॉलिसी बन चुकी है। अब इस पे आप इसको खराब कहें चाहे अच्छा कहें, वो बहस चलती रहेगी, पर आप ये मान लो कि सरकार सरकारी नौकरियां नहीं देगी। इसलिए यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो अपना प्लान भी तैयार रखो। और दूसरी,
ये जो माइंडसेट आपका जो बन चुका है ना समाज का, कि सिर्फ सरकारी नौकरी में ही भविष्य है, या सरकारी नौकरी है तभी जिंदगी है, तभी जीवन यापन होगा, इस माइंडसेट से बाहर निकलिए। इस देश में सरकारी नौकरी मात्र 2.5 या 3% लोग करते हैं। बाकी 97% हिंदुस्तान जो है या तो प्राइवेट नौकरी कर रहा है या सर्विस सेक्टर में है, अपनी आजीविका खुद पैदा कर रहा है, स्वरोजगाररत है, और जब स्वरोजगार करता है तो खुद को भी रोजगार देता है, अपने साथ 10 लोगों के लिए और रोजगार पैदा करता है। इसलिए सरकारी नौकरी का जो अट्रैक्शन है आपकी लाइफ में, इससे बाहर निकलिए, इस तिलिस्म से बाहर निकलिए। ये एक फर्जी नकली श्लाघा है जिसमें आप उलझे हुए हैं। और एक बात और बताऊं, ये जो तमाम लोग देश सेवा और ये और वो सब करते हैं ना, मैंने एक कलेक्टर साहब, एक सो कॉल्ड आईएएस से पूछा था, उनसे पूछा था, मैंने कहा एक बात बताइए कि ये देश की सेवा करने के लिए आईएएस बनना चाहता हूँ, ये जो जुमला छोड़ते हो तुम लोग, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई? तो तुम बोला जो ये साला ये बोले ना कि देश सेवा के लिए आईएएस बनना चाहता हूँ, उसको जूतों से मारना चाहिए। वो खुद बोले हो। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? अरे बोला कोई देश सेवा नहीं यार, दुनिया भर की तमाम जो पावर, जो शोहरत, जो पैसा और जो हराम की कमाई इन सर्विसेज के साथ जुड़ी हुई है, समाज में वही सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। इस जॉब के साथ जो पावर, जो स्टेटस और हराम की कमाई, ये तो सैलरी बोले कितनी होती है, सैलरी तो जो एक आईएएस आईपीएस को मिलती है उसमें तो अपने बच्चों की फीस नहीं दे सकता। इसलिए हराम की कमाई सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। तो भैया जो जो हराम की कमाई, जितनी मेहनत करके आप उस सर्विस में करना चाहते हैं, उससे ज्यादा पैसा यार आप ईमानदारी से, मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अन्य बहुत सारे ऐसे हजारों फील्ड हैं जिससे कमा सकते हैं। तो फाइनली क्या हुआ? फाइनली मैंने अपने उन मित्र को एक सजेशन दिया कि अरे भैया, वो मुझे बहुत सारे किस्से सुनाने लग गए अपने एस्पायरेंट लाइफ के, जब वो 16 साल तक मुखर्जी नगर में रहते थे। अरे मैंने कहा आप तो स्वयं भुक्त भोगी हैं, आपने तो वो दुनिया बहुत नज़दीक से देखी है। अरे मैंने कहा प्रभु एक यूट्यूब चैनल बना लो, और जैसे मैं बेबाक बोलता हूँ ना, ऐसे खाली अपने उस जमाने के किस्से सुनाना शुरू करो। इतने मजेदार किस्से हैं तुम्हारे कि तुम बहुत सफल यूट्यूबर होगे। तो साहब जो पुरुषार्थी आदमी है ना, उसके लिए न काम की कमी है, न पैसे की कमी है, सिर्फ उसको एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ जुट जाना है। तो उनके साथ आज ये मेरी बात हुई, तभी मैंने सोच दिया था कि इस विषय पे आज वीडियो बनाऊंगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य कोई नेगेटिव बात करना या नेगेटिविटी फैलाना नहीं था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ठीक है आप प्रयास कीजिए, बहुत अच्छी बात है, परंतु अपना प्लान बी भी तैयार रहिए। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे फील्ड में घुसने जा रहे हैं, यदि आप यूपीएससी या किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि आप एक ऐसे फील्ड में घुसने जा रहे हैं जहां फेलियर का रेट 99% है। 99% लोग उसमें फेल होते हैं, 1% से भी कम लोग सक्सेसफुल होते हैं, ये ध्यान रखिए। तो जहां 99% फेलियर रेट है, वहां पे आपको प्लान बी तैयार रखना पड़ेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।